हेलो। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ये हमारा टॉपिक है आज के सेशन का। सेक्शन 115 जे सी, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स नॉन कॉर्पोरेट एसएससी के केस में ये प्रोविजन, एएमटी प्रोविजन जो है वो अप्लाई होता है। मैं आपको ये प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी कब है, कब ये अप्लाई होता है और फर्दर इसमें कंडीशंस क्या है, उनके बारे में बात करूंगा। इसके बाद बताऊंगा कि एएमटी की ओवरऑल स्कीम क्या है, किस तरीके से हमें ये ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो है वो कंप्यूट करना होता है। एक बार जब हम इस प्रोविजन को पढ़ लेंगे तो उसके बाद में फिर हम इस प्रोविजन को इफेक्टिवली यूज भी कर सकें, उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे। लेट अस स्टार्ट द सेशन नाउ। देखिए, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स सेक्शन 115 जेसी ये नॉन कॉर्पोरेट या नॉन कंपनी एसएससी के केस में अप्लाई होता है। ठीक है, कंपनी एसएससी के केस में हमारे पास एक पैरेलल प्रोविजन है, वो है मैट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। जो नॉन कंपनी एसएससी है उनके केस में हमारे पास जो प्रोविजन है उसका नाम है एएमटी, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ओके, अब होता क्या है? होता यह है कि हम किसी नॉन कंपनी एसएससी की जब टोटल इनकम और उसकी टैक्स लायबिलिटी को वर्कआउट करना चाहते हैं तो हमें दो लेवल्स पर काम करना होता है। पहला, हम एसएससी की टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी जो हमारा रेगुलर इनकम टैक्स प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंगली वर्कआउट कर लेंगे। ठीक है, अब रेगुलर इनकम टैक्स प्रोविजन का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी इंडिविजुअल की टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कर रहे हैं तो आपने इस इंडिविजुअल के लिए चेक करना है कि किस किस हेड में इसकी इनकम है। वो सारे हेड की इनकम आप वर्कआउट कर लेंगे, उसको आप टोटल करेंगे, क्लबिंग और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड की एडजस्टमेंट आप करोगे तो आप पहुंच जाओगे जीटीआई पर, ग्रॉस टोटल इनकम पर। जीटीआई से अब आपने चैप्टर 6A की डिडक्शन देनी है और जब ये एटीसी से एटीयू तक आपकी आपने ये डिडक्शंस प्रोवाइड कर दी तो आप पहुंच जाएंगे टीआई पर, टोटल इनकम पर। इस टोटल इनकम के ऊपर अब आपने स्लैब रेट अप्लाई करना और आप इस इंडिविजुअल की जो टैक्स लायबिलिटी है वो वर्कआउट कर लेंगे। अब आपने जब यहां तक का काम कर लिया तो आपने चेक करना है कि क्या इस इंडिविजुअल के ऊपर एएमटी प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एएमटी प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी कहां पर है और कैसे है। सिर्फ और सिर्फ रेगुलर प्रोविजंस अप्लाई करके टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी निकालना काम वहां खत्म नहीं हो जाता। नॉन कॉर्पोरेट एसएससी के केस में आपने चेक करना है कि क्या एएमटी प्रोविजन भी इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, और अगर अप्लाई हो रहे हैं तो आपने एएमटी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग भी उसकी टैक्स लायबिलिटी को वर्कआउट करना है। होता यह है कि आपके रेगुलर इनकम टैक्स की लायबिलिटी और आपके एएमटी की लायबिलिटी, इन दोनों में से जो ज्यादा होती है वो अमाउंट ऑफ टैक्स एसएससी को पे करना होता है। ओके, अब मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी आपके लिए कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, कम से कम टाइम में मैक्सिमम आपको चीज मिलनी चाहिए, तो ऑलरेडी कुछ चीज मैंने बोर्ड पर यहां पर डाली हुई है। देखिए, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, सेक्शन 115 जेसी है। पहली पॉइंट जो यहां पर लिखा हुआ है वो ये है कि किन के ऊपर ये अप्लाई होता है। तो आपने ऐसे याद रखना है कि एएमटी प्रोविजंस आर एप्लीकेबल टू those non-company SSCs, to those non-company SSC। सिर्फ नॉन कंपनी एसएससी पे अप्लाई होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हर एक नॉन कंपनी एसएससी पे अप्लाई हो ही जाएगा। those non-company SSCs, ये आगे कंडीशंस हैं। नंबर 1, who has claimed a deduction either under section 80IA to 80RRB। 80IA से लेके और 80RRB तक के जो सेक्शन हैं, इनमें एक सेक्शन को एक्सेप्शन में डाला हुआ है, वो है सेक्शन 80P। 80P के अलावा 80IA से लेके 80RRB तक जो सेक्शंस हैं, अगर उनमें से किसी की भी डिडक्शन आपके इस नॉन कंपनी एसएससी ने ले ली तो ऐसे केस में एएमटी की प्रोविजन अप्लाई होंगे। फर्दर इट सेज के अगर हमारे एसएससी ने 35AD की डिडक्शन ली हुई है तब भी एएमटी प्रोविजन लग सकता है। और फाइनली इट सेज के अगर 10AA की एग्जम्पशन उसने ले रखी है तब भी एएमटी प्रोविजन अप्लाई हो सकता है। ओके, तो तीन बातें हैं इस पहले पॉइंट में कि अगर हमारे इस नॉन कंपनी एसएससी ने डिडक्शन ली है या तो 80IA से 80RRB तक एक्सेप्ट 80P,
या फिर 35 AD की डिडक्शन ली है, या फिर सेक्शन 10 AA की एग्जम्पशन वो अवेल कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, AMT प्रोविजन अप्लाई हो सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं अभी भी कि अप्लाई हो सकते हैं? बिकॉज देयर इज वन मोर कंडीशन हियर। द सेकंड कंडीशन इज हुज एडजस्टेड टोटल इनकम एक्सीड्स 20 lakhs। तो दूसरी बात यहां पर नॉन कंपनी एसएससी के लिए यह है कि उसकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख को पार की हुई होनी चाहिए, उससे ज्यादा होनी चाहिए। ओके, अब आपने एक बात अच्छी तरह नोट करनी है कि जो सेकंड वाला पॉइंट है जहां लिखा है हुज एडजस्टेड टोटल इनकम एक्सीड 20 lakhs, ये वाली बात, ये वाला पॉइंट जो है, ये आपके पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी के केस में अप्लाई नहीं होती है। फॉर ऑल नॉन कंपनी एसएससीज एक्सेप्ट पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी, उन सब के लिए ये पॉइंट नंबर 2 भी अप्लाई होगा, लेकिन ये पॉइंट नंबर 2 पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी के केस में अप्लाई नहीं होता है। ओके, सो दैट सिंपली मींस कि अगर कोई फर्म है या एलएलपी है और अगर उन्होंने इनमें से कहीं पर भी कोई डिडक्शन अवेल कर ली है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर टोटल इनकम, एएमटी प्रोविजन उनके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन फर्म और एलएलपी को अगर हम छोड़ दें, अगर हम बाकी नॉन कंपनी एसएससीज को देखें जिसमें इंडिविजुअल हो सकते हैं, एचयूएफ है, एओपी, बीओआईज है, अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस है, तो उनके केस में आपको यह भी चेक करना है कि उनकी एडजस्टेड टीआई 20 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। ओके, अब एक बात ध्यान से सुनो, कई बार बुक्स में आप यहां पर 80IA के बदले 80H लिखा हुआ भी देख लेते हो, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 80H तो अब है ही नहीं, और इसलिए जो फर्स्ट सेक्शन इफेक्टिव रह गया है यहां के लिए वो 80IA है। 80IA से लेके 80RRB तक किसी भी सेक्शन में अगर डिडक्शन लिए एक्सेप्ट ATP, तो AMT प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। ओके, तो सिर्फ आपने क्या बात याद रखनी है कि AMT प्रोविजन अप्लाई होगा नॉन कंपनी एसएससी के केस में, और वो नॉन कंपनी एसएससी इन 2 पॉइंट्स को पूरा करे। ठीक है, फर्म एलएलपी के केस में सिर्फ पहले पॉइंट को पूरा कर ले, और बाकी नॉन कंपनी एसएससी के केस में पहला और दूसरा इन 2 पॉइंट्स को पूरा कर ले। छोटी सी बात है कि इन दोनों सेक्शंस के बीच में जितने सेक्शन है उनमें से किसी में डिडक्शन अवेल कर रखी हो, 35 AD की, 35 AD में स्पेसिफाइड बिजनेसेस हैं आपको पता है, वो डिडक्शन अवेल कर रखी हो, या फिर 10 AA की एग्जम्पशन ले रखी हो, तो ऐसे केस में AMT प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे, जहां पर एडजस्टेड टीआई हमारे इस नॉन कंपनी एसएससी की बारिंग फर्म एंड एलएलपी 20 लाख से ऊपर की हो। ओके, अब मैं आपको जरा यहां पर यह भी बता दूं, 80IA और 80RRB ये डिडक्शंस आपको पता है, 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस है, ये सेक्शन 10 AA की एग्जम्पशन क्या है, बहुत शॉर्ट में मैं आपको यह बताऊंगा कि 10 AA की एग्जम्पशन क्या है। सेक्शन 10 AA में जो एग्जम्पशन है वो उन यूनिट्स के लिए है जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एस्टेब्लिश्ड है। अगर कोई यूनिट आपकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एस्टेब्लिश्ड है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का पर्पस क्या होता है, वी वांट टू गिव अ बूस्ट टू अवर एक्सपोर्ट्स, तो वहां पर जो थ्रस्ट है वो यही है कि ये जो यूनिट्स हैं ये अपने टर्नओवर को मोस्टली जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम ये चेक करते हैं कि अपनी टोटल टर्नओवर में से कितनी टर्नओवर इन्होंने एक्चुअली एक्सपोर्ट की है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे गेट एन एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 AA। मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताता हूं, मान लो एक यूनिट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एस्टेब्लिश्ड है और उसकी टोटल टर्नओवर जो है वो मान लो 100 रुपए की है, 100 रुपीज। ठीक है, उसने अपनी टोटल टर्नओवर का 80% जो टर्नओवर है वो एक्सपोर्ट किया है। इट्स एक्सपोर्ट टर्नओवर इज से 80 रुपीज। ओके, 80% ऑफ 100 इज 80 रुपीज। तो टोटल टर्नओवर इसकी 100 रुपए की है, एक्सपोर्ट टर्नओवर इस टोटल टर्नओवर में 80 रुपए की है। इसका मतलब 20 रुपए की जो टर्नओवर है वो उसने लोकली टर्नओवर जो है वो सेल कर दी है। ठीक है, अब मान लो कि टोटल टर्नओवर पर जो हमारे एसएससी का प्रॉफिट आया हुआ है बिफोर 10 AA, वो जो प्रॉफिट आया हुआ है वो मान लो 10 रुपए का है। तो एग्जम्पशन 10 AA में कितनी मिलेगी इस प्रॉफिट में? प्रॉफिट की एग्जम्पशन जो मिलती है वो उस टर्नओवर के प्रॉफिट की एग्जम्पशन है जो टर्नओवर आपने एक्सपोर्ट की है। मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें 80% ऑफ द टर्नओवर हैज बीन एक्सपोर्टेड, इसलिए 80% ऑफ द प्रॉफिट विच इज ₹10, 80% ऑफ दैट 8 रुपए का प्रॉफिट 10 रुपए में से एग्जम्प्ट हो जाएगा और सिर्फ 2 रुपए का टैक्सेबल प्रॉफिट इसमें बचेगा। तो एक सिंगल सेंटेंस में अगर मैं आपको बताऊं कि 10 AA की जो एग्जम्पशन है
वो क्या होती है? वो एक प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन है अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। और ये जो प्रोपोर्शनल आपने देखना है, ये प्रोपोर्शन आपने देखना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ योर एक्सपोर्ट टर्नओवर अगेंस्ट योर टोटल टर्नओवर। ओके, तो मेरे एग्जांपल में 8/10 ये हमारी रेशियो बनी, बिकॉज आपकी 80 जो थी वो एक्सपोर्ट टर्नओवर थी और 100 टोटल टर्नओवर थी, तो 8/10 की आपकी ये रेशियो बन गई। आप इसको 4/5 कह लो। बस इस रेशियो को आपने प्रॉफिट के ऊपर अप्लाई कर देना है और जो आपका फिर प्रॉफिट आएगा वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा, बाकी बचा हुआ आपका प्रॉफिट वो टैक्सेबल प्रॉफिट होगा। ओके, सो यहां तक की बात हमारी क्लियर हो चुकी। अब जब हमें यह पता लग गया कि एएमटी प्रोविजन अप्लाई किसके ऊपर हो रहे हैं, नॉन कंपनी एसएससी who have claimed either deduction under any of these and the adjusted TI exceed 20 lakhs। तो अब हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि एएमटी की ये प्रॉपर स्कीम है क्या, होता क्या है कि जब हमने देख लिया कि इसके ऊपर अप्लाई होंगे तो एएमटी में होगा क्या। देखो, एएमटी की स्कीम जो है वो ये है कि जहां पर भी हम ये बात देख लेंगे, प्लीज नोट, सी हियर, लिखा है कि इफ द रेगुलर इनकम टैक्स इज लेस देन दी एएमटी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ये एएमटी कैसे निकलना है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी जरा स्कीम का एक ओवरऑल व्यू हम ले रहे हैं। ओके, इसमें लिखा है कि अगर रेगुलर इनकम टैक्स ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के अमाउंट से कम है तो ऐसे केस में, ध्यान से सुनना, तो ऐसे केस में दी एडजस्टेड टोटल इनकम ऑफ द एसएससी शैल डीम्ड टू बी हिज टोटल इनकम। उसकी एडजस्टेड टोटल इनकम जो होगी उसी को हम उसकी टोटल इनकम मान लेंगे और इस एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% उसकी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा। ओके, प्लीज सी हियर, इफ रेगुलर इनकम टैक्स इज लेस देन एएमटी देन adjusted TI shall deemed to be the TI of the SSC and tax payable shall be 18.5% of this TI। वेरी सिंपल, नो प्रॉब्लम हियर। एएमटी की स्कीम सीधे शब्दों में यह है कि अगर आपका रेगुलर इनकम टैक्स आपके ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के अमाउंट से कम है तो ऐसे केस में आपकी एडजस्टेड टीआई है वो हम वर्कआउट करेंगे। ऐसे केस में आपकी एडजस्टेड टीआई को ही आपकी वास्तविक टीआई मान लिया जाएगा और इस टीआई के ऊपर 18.5% का रेट लगा के आपसे टैक्स लिया जाएगा। दिस इज द एएमटी स्कीम। ओके, अब मैं जानता हूं इस बात को कि ये स्कीम समझाने के बाद भी जब तक हम इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं कर लें तब तक जो है वो मामला पूरा क्लियर होता नहीं है। लेकिन मैं एग्जांपल आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले हम जरा ये समझेंगे, दो बातें हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज एडजस्टेड टोटल इनकम, ये हम कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे हम कंप्यूट कर रहे हैं एडजस्टेड टोटल इनकम को। और दूसरा फिर हम जो अमाउंट ऑफ एएमटी है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स है, वो हम कैसे वर्कआउट कर रहे हैं। तो जरा पहले ये देखते हैं कि एडजस्टेड टीआई हमने कैसे वर्कआउट करनी है। एडजस्टेड टोटल इनकम ये आपने कैसे वर्कआउट करनी है। देखिए, पहले भी कई डिडक्शंस के केस में, फॉर एग्जांपल एटीजी के केस में भी आपने एडजस्टेड टीआई किया हुआ है। ओके, तो यहां पर भी बड़ा छोटा सा तरीका है करने का। एडजस्टेड टीआई के लिए सबसे पहले आपने जो आपके एसएससी की वास्तविक टोटल इनकम दी हुई है वो ले लेनी है। तो सबसे पहले हम यहां पर इसकी जो टीआई है, ये टीआई हम यहां पर ले लेंगे। इस टीआई में हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी होगी। क्या हमारे टीआई में एडजस्टमेंट करनी है? सबसे पहले इन चीजों को आपने ध्यान रखना है। ये जो तीनों सेक्शंस दे रखे हैं, ये जो पॉइंट नंबर 1 में है, इसका ध्यान रखना है। आपके एसएससी ने जो भी डिडक्शन इन सेक्शंस में क्लेम कर रखी है उस अमाउंट को, उस डिडक्शन के अमाउंट को हम वापस टीआई में ऐड करेंगे। ओके, तो क्या हमने ऐड करना है? यहां पर हम ऐड करेंगे ऐड डिडक्शन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 80IA टू 80RRB एक्सेप्ट ATP। ओके, ये अमाउंट आपने यहां पर ऐड कर लेना है। दूसरा, अगर आपके एसएससी ने इसके अलावा डिडक्शन क्लेम कर रखी है 35AD में भी, तो उस अमाउंट को भी 35AD के अमाउंट को आपने यहां पर ऐड कर देना है। लेकिन 35AD
जहां पर आपकी एडजस्टमेंट आप ये कर रहे होंगे, वहां पर आपने एक बात का बड़ा ख्याल रखना, और मैं आपको वो लिख के यहां पर दूंगा, पहले समझा दूं। जब भी 35 AD की डिडक्शन एसएससी ने क्लेम कर रखी हो और एडजस्टेड टीआई निकालने के लिए आप उसको वापस ऐड बैक कर रहे हो, तो आपने ध्यान देना है कि यहां पर सेक्शन 32 डेप्रीसिएशन भी इन्वॉल्व होगी। ओके, 35 AD का केस आप जानते हैं, स्पेसिफाइड बिजनेस के ऊपर डिडक्शन है। ओके, अगर उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर रखा है, उसके ऊपर भी बहुत 100% डिडक्शन मिल रही है। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अगर आपने कोई एसेट परचेज कर रखी है, ठीक है, नॉर्मली वो सेक्शन 32 का सब्जेक्ट मैटर है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी मिलती है। ठीक है, एडजस्टेड टीआई के लिए जब हम 35 AD की डिडक्शन को ऐड बैक करेंगे, तो हम यहां पर 32 सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन को भी एडजस्ट करेंगे। कैसे करना है, ध्यान से देखो, आप ऐड कर रहे हो डिडक्शन क्लेम्ड अंडर 35 AD, मैं इसको अभी आउटर कॉलम में नहीं लेके जा रहा, ध्यान से देखना। डिडक्शन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 35 AD, इसको हम पहले इनर कॉलम में अमाउंट को रखेंगे। ओके, और इसमें से हम लेस करेंगे किस चीज को, ये जो एसेट इन्वॉल्व है 35 AD की डिडक्शन के लिए, उन एसेट्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32 बनती है, हम उस अमाउंट को वर्कआउट करेंगे, लेस करेंगे यहां से डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। इस अमाउंट में से हमने डेप्रिसिएशन के अमाउंट को माइनस किया। अब जो हमारे पास अमाउंट आएगा वो हम वापस अपने टीआई में ऐड बैक करेंगे। ओके, सो द फाइनल सेंटेंस ऑन दिस, 35 AD की जो डिडक्शन क्लेम कर रखी है वो ऐड बैक डायरेक्टली नहीं करनी, उन एसेट्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन मिल सकती है अंडर सेक्शन 32, वो अमाउंट वर्कआउट करके पहले इसमें से माइनस करना, और फिर जो बैलेंस बचेगा उसको आपने टीआई में ऐड बैक करना है। ओके, द थर्ड इज अबाउट सेक्शन 10AA। अगर हमारे एसएससी ने 10AA की एग्जम्पशन भी ले रखी है, एग्जम्पशन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 10AA, तो इसको भी आप वापस ऐड बैक कर दो, और ये आपके पास जो अमाउंट आएगा, दिस वुड बी कॉल्ड योर एडजस्टेड टीआई। दिस इज योर एडजस्टेड टीआई। ओके, जब आपने एडजस्टेड टीआई को निकाल लिया, एक बार दोबारा देखते हैं, हुज एडजस्टेड टीआई एक्सीड 20 lakhs। तो हम ये जो अमाउंट आपने वर्कआउट किया है, यहां पर इसको चेक करना है कि ये 20 लाख से ज्यादा का हो। अगर ये 20 लाख से ज्यादा का है, एएमटी प्रोविजन अप्लाई हो रहा है या नहीं, तो आगे नहीं, आगे कुछ नहीं करना। फिर आपने लिख देना कि एएमटी प्रोविजन यहां पर अप्लाई नहीं होंगे। लेकिन अगर आपका एसएससी पार्टनरशिप फर्म या फिर एलएलपी है, तब आपको एडजस्टेड टीआई के क्वांटम से कोई फर्क नहीं पड़ता, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एडजस्टेड टीआई अमाउंट। फर्म और एलएलपी के केस में आप एएमटी प्रोविजन अप्लाई करेंगे, अगर पॉइंट नंबर 1 उन्होंने पूरा कर रखा है तो। क्लियर है बात? अब देखते हैं कि हम जो हमारा ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का अमाउंट है वो कैसे वर्कआउट करना है, एएमटी की कंप्यूटेशन कैसे है। एएमटी का जो अमाउंट है उसके लिए हमारे पास रेट है 18.5% का। 18.5% ऑफ दिस अमाउंट, दिस वुड बी योर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ओके, ये जो अमाउंट आएगा इसके ऊपर में इनके सरचार्ज एप्लीकेबल है वो लगा देना, और सरचार्ज नहीं भी है तो सेस इसमें ऐड कर देना। समझ आ गई बात? तो ये हमारा ओवरऑल स्कीम रही, किसकी, एएमटी की। कैसे आपने एडजस्टेड टीआई वर्कआउट करना है, कैसे एएमटी का अमाउंट वर्कआउट करना है, ये भी आपके सामने आ गया है। जब हम किसी प्रोविजन को एक बार पढ़ लेते हैं, थ्योरेटिकली उसको पढ़ लेते हैं, पूरी समझ लेने के लिए हमें इमीडिएटली उसके ऊपर एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करना ही चाहिए। तभी क्लियर होगा कि जो प्रोविजन कह रहा है वो वास्तव में कैसे जो है इंप्लीमेंट हो रहा है, कैसे उसको हम काम कर रहे हैं। तो इसलिए अब मैं आपके लिए यहां पर 2 एग्जाम्पल लूंगा, इन 2 एग्जाम्पल में आपको प्रूव होगा, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे एएमटी की एप्लीकेबिलिटी देखनी है, और अगर वहां पर एप्लीकेबिलिटी है तो कैसे हमें एडजस्टेड टीआई और एएमटी का अमाउंट वर्कआउट करना है। ठीक है, फाइनली जो हमारे एसएससी की जो रेगुलर इनकम टैक्स होगा और एएमटी होगा, इनमें से जो ज्यादा का अमाउंट है वही वो पे कर रहा होगा, वही उसको पे करना होगा। ठीक है, मैं आपके सामने कुछ, अब ये मेरे को मिटाना पड़ेगा क्योंकि मैं यहां पर ही आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लूंगा।
एग्जाम्पल, मान लो आपका एक एसएससी है, इंडिविजुअल एसएससी है से एक्स, ठीक है, इंडिविजुअल एसएससी है, इसकी जो जीटीआई है, ग्रॉस टोटल इनकम आई एम टॉकिंग अबाउट, जो जीटीआई है वो मान लेते हैं 20 लाख रुपए की है। सो हिज जीटीआई इट इज 20 lakhs। ओके, अब हमारे इस इंडिविजुअल एसएससी ने, एक्स ने डिडक्शन क्लेम की है। एक तो किया उसने 80C में, डिडक्शंस जो उसने ली, एक ली 80C में, लेट अस से द अमाउंट इज 1 लाख। एक और डिडक्शन उसने ले ली और वो ली उसने 80IA में, ठीक है, कितने अमाउंट की, लेट अस सपोज 8 लाख की डिडक्शन उसने 80IA में ले ली, 8 लाख की। अब अगर ये सिचुएशन आपके सामने है, एक्स एसएससी है, जीटीआई उसकी 20 लाख रुपए की है, 80C की 1 लाख की डिडक्शन मिल रही है, 80IA में 8 लाख की डिडक्शन क्लेम कर रखी है। कितना टीआई बन गया उसका? टीआई बनाने के लिए आपने क्या किया, जीटीआई में से इन दोनों को माइनस किया, 20 lakhs माइनस 1 लाख माइनस 8 lakhs, सो दिस वुड बी योर 11 lakhs। बन गया 11 लाख रुपए का अमाउंट आ गया आपका। ये क्या चीज है, ये है आपकी टीआई टोटल इनकम, ठीक है। इसी तरीके से रेगुलर वे में हम टैक्स, टोटल इनकम और टैक्स वर्कआउट करेंगे ना, तो ये हम कर रहे हैं, हमने टीआई वर्कआउट कर ली, जीटीआई मिली हुई थी, ये डिडक्शन अवेल कर रखी थी, तो टीआई उसकी एज पर रेगुलर इनकम टैक्स ये बन गई। ओके, अब इस टीआई के ऊपर मैं टैक्स वर्कआउट कर रहा हूं। ये जो रेगुलर टैक्स हमारा बना इस टीआई के ऊपर, रेगुलर टैक्स ऑन दिस टीआई, व्हेन यू अप्लाई द स्लैब रेट्स, ओके, दैट वुड कम टू 1,42,500। सो दिस रेगुलर टैक्स ऑन द अमाउंट ऑफ 11 lakh rupees of TI, this comes to 1,42,500, 1,42,500। ओके, ये आपका रेगुलर इनकम टैक्स का अमाउंट आ गया। अब हमने ये चेक करना है, जब आपने रेगुलर इनकम टैक्स निकाल लिया, तो ही बीइंग इंडिविजुअल, अब इसकी एप्लीकेबिलिटी देखते हैं कि एएमटी अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो पहला पॉइंट क्या है, नॉन कंपनी एसएससी होना चाहिए। यस, ही इज अ नॉन कंपनी एसएससी, यहां तक बात ठीक है। इनमें से, इन सेक्शंस में से कोई डिडक्शन क्लेम कर रखी हो, 80IA की डिडक्शन क्लेम कर रखी है, तो दूसरी भी कंडीशन पूरी कर रहा है, तो एएमटी यहां तक तो दिख रहा है कि लगेगा, ठीक है। अब हमें सिर्फ ये चेक कर लेना है, ये वाला पॉइंट चेक करना है कि क्या इसकी एडजस्टेड टीआई 20 लाख से ऊपर की है, तो हमें एडजस्टेड टीआई वर्कआउट करनी पड़ेगी। नाउ लेट अस वर्कआउट द एडजस्टेड टीआई ऑफ दिस एसएससी। एडजस्टेड टीआई अभी अभी हमने देखा कैसे करना है। सबसे पहले आपने टीआई का अमाउंट लेना है, दिस इज योर टीआई अमाउंट 11 lakhs। इस टीआई के अमाउंट में आपने इन सेक्शंस में, एसएससी ने इन सेक्शंस में जो डिडक्शन क्लेम कर रखी है वो ऐड बैक करनी है। ओके, प्लीज सी, 80C की डिडक्शन 1 लाख इसने ले रखी है, लेकिन ये ऐड बैक नहीं करनी, ऐड बैक करनी है सिर्फ इन सेक्शंस की जो डिडक्शन अवेल कर रखी है। ओके, तो अपनी टीआई 11 लाख में 80IA 8 लाख की डिडक्शन को जब आप ऐड बैक कर लोगे, तो आपकी एडजस्टेड टीआई बन गई, और वो बन गई 11 lakhs प्लस 8 lakhs विच इज 19 lakhs। 19 लाख का आपका एडजस्टेड टीआई आ रहा है। अब हमें पता है, सेकंड पॉइंट ने कहा कि एडजस्टेड टीआई इन केस ऑफ नॉन कंपनी एसएससीज अदर देन फर्म एंड एलएलपी इट मस्ट एक्सीड 20 लाख रुपीज, 20 लाख से ऊपर होनी चाहिए। क्या यहां पर है? यहां पर नहीं है। और अगर 20 लाख से ऊपर नहीं है, तो यहां इस सिचुएशन में एएमटी एप्लीकेबल नहीं है। एएमटी इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस। हमारे इस एसएससी एक्स को रेगुलर टैक्स 1,42,500 प्लस सेस ही पे करना होगा। समझाया? सो एएमटी इज नॉट एप्लीकेबल हियर। Why AMT not applicable? Because the adjusted TI of the SSC is just 19 lakhs. Okay? AMT to be applicable, the adjusted TI must exceed 20 lakhs. Let us now take another example. Say, this time it is Y. अब आपका Y है SSC. Y की GTI मान लो 30 lakhs है. 30 lakhs की आपके वाई की जीटीआई है। ओके, डिडक्शन इसने सेम ले रखी है, 1 लाख की डिडक्शन ले ली 80C में और 8 लाख की डिडक्शन ले ली हमारे एसएससी ने 80IA में।
Okay, now what is this TI? TI would be this minus this minus this. So this would be 21 lakhs. Okay, now work out the regular tax amount on the TI of 21 lakhs. When you would compute it, this would be 4,42,500. तो रेगुलर टैक्स यहां पर जो हमारे पास आया वो आया 4,42,500, 4,42,500 रुपीज. ओके, नाउ प्लीज सी, यहां तक की बातों से साफ दिख रहा है कि एएमटी अप्लाई होना है, लेकिन अब एडजस्टेड टीआई भी चेक कर ली जाए. एडजस्टेड टीआई के लिए टीआई लेंगे 21 lakhs है, इसमें कौन सी डिडक्शन जोड़ेंगे? जो यहां पर तीनों लिखी है उनमें से कोई अगर डिडक्शन ली है तो यहां पर एटीआई की डिडक्शन 8 लाख इसने ली हुई है, तो 21 लाख में 8 लाख आप जोड़ेंगे, दैट वुड बी दी एडजस्टेड टीआई, और वो अमाउंट आपका बना 29 lakhs. ओके, सो दिस 29 lakhs बीइंग मोर देन 20 lakhs, ये पॉइंट भी यहां पर फुलफिल हुआ, और इसलिए वाई के केस में आपका एएमटी प्रोविजन अप्लाई होगा. ओके, अब एएमटी प्रोविजन अप्लाई होगा तो हमें एएमटी का अमाउंट वर्कआउट करना है. What is the amount of AMT? The AMT rate is 18.5%. This 18.5% is to be applied on this adjusted TIE. क्योंकि स्कीम ने क्या कहा था कि adjusted TI of the SSC shall deemed to be the TI, the total income of the SSC. So apply 18.5% on 29 lakhs. जब आप ये कंप्यूट करेंगे, let's compute it. 29 lakhs into 18.5%. This comes to 5,36,500. This is 5,36,500. This is the amount of AMT. Now please see, इस केस में जो रेगुलर इनकम टैक्स बना इसका वो बना 4,42,500 का, जबकि एएमटी बन रहा है 5,36,500 का. तो कौन सा टैक्स पे करना है? एएमटी टैक्स पे करना है. 5,36,500. दिस इज द अमाउंट ऑफ टैक्स वाई वुड हैव टू पे टू दी गवर्नमेंट. ओके, और इसके ऊपर आपने सेस और अप्लाई करना होगा. ठीक है, अल्टीमेटली दैट मच ऑफ टैक्स वुड हैव टू बी पेड बाई वाई टू दी गवर्नमेंट. समझ आ गई ये बात? तो आपने एक केस देख लिया जहां पर आपने देखा कि एप्लीकेबिलिटी ही नहीं बन रही. दूसरे केस में आपने देखा कि एप्लीकेबिलिटी बन रही है. अगर बन रही है तो एएमटी का अमाउंट भी वर्कआउट करना होगा और ये बताना होगा कि इसकी फाइनल जो टैक्स लायबिलिटी है वो एज पर एएमटी मानी जाएगी और इतना टैक्स इसको अब पे करना होगा. 18.5% ऑफ द एडजस्टेड टीआई वुड बी हिज टैक्स लायबिलिटी. दिस अमाउंट प्लस सेस ही वुड हैव टू पे टू द गवर्नमेंट. एएमटी में एक तो ये पूरी स्कीम है, लेकिन स्कीम में आगे फर्दर स्टेप्स भी हैं. आपने देखा कि रेगुलर टैक्स हमारा सिर्फ 4,42,500 बनता है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इससे टैक्स ले रही है 5,36,500 का. ओके, तो ये कहेगा कि भाई मैं एडिशनल टैक्स पे कर रहा हूं, इसके बदले में मेरे को क्या मिल रहा है? तो यहां पर एक कंसेप्ट हमारा है टैक्स क्रेडिट का. ओके, तो एएमटी में टैक्स क्रेडिट कब मिलता है, किस सिचुएशन में मिलता है? ठीक है, कितने अमाउंट का आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है, क्वांटम ऑफ टैक्स क्रेडिट, और उसके बाद इस टैक्स क्रेडिट को आप कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं और फिर इसको सेट ऑफ आप कैसे करते हैं, ये अभी हमें एएमटी में और समझना है. दैट वुड बी सेक्शन 115 JD, और उसके लिए हम नेक्स्ट सेशन में आपसे बात करेंगे. थैंक यू.